बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वुमेन सेफ्टी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का ये टेस्ट फेज़ का ओवरव्यू है, जिसमें हम कोड का मुकम्मल ओवरव्यू देखेंगे। सबसे पहले इस फाइल को हमने एक्सपेंड करना है ऐप का, और ग्रेडल की सेटिंग्स में ग्रेडल की दो फाइल्स हैं। इसमें ग्रेडल फ्रेमवर्क की फ़ाइल्स हैं। इसमें हमने ग्रेडल के अंदर ये डिफरेंट डिपेंडेंसीज जो वो ऐड की होती हैं, यानी लाइब्रेरीज़ जो जो हमें रिक्वायर्ड होती है, तो इसमें हमने इसकी डिपेंडेंसी ऐड करवानी होती है। अब हमें हमारा काम क्योंकि गूगल मैप एपीआई पे होना है, तो उसके लिए हमने ये दो एपीआईज़ जो हैं वो अपनी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किए हैं, प्ले सर्विसेज मैप्स और पे सर्विसेज लोकेशन। 17 इसका वर्जन है। इसके बाद हमारे पास ऐप का फ़ोल्डर है। ऐप के फ़ोल्डर में सबसे पहले हमारे पास एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल होती है। एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल ने एक एप्लीकेशन जो कि एंड्रॉयड मोबाइल एप्लीकेशन है, तो एंड्रॉयड मैनिफेस्ट की फ़ाइल ने पूरी एप्लीकेशन के बिहेवियर को ओवरऑल कंट्रोल करना होता है। इसमें जितनी भी डेक्लरेशंस हैं, जितनी भी परमिशंस रिक्वायर्ड हैं डिवाइस की, या उस एप्लीकेशन के इंस्टॉलर फाइल इंस्टॉलेशन, उसका जो आइकॉन होता है, सारी चीज़ें इस एप्लीकेशन ने कंट्रोल करनी होती हैं। सबसे पहले जो है इसमें हमने, क्योंकि डिफरेंट टाइप की हर मोबाइल एप्लीकेशन यानी मोबाइल डिवाइस की इसने डिफरेंट जो है वो सर्विसेज जो हैं वो इस्तेमाल करनी है, कंपोनेंट इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए हमें इसको परमिशन देंगे। यानी कि इसमें कॉल फ़ोन की ऑप्शन है, तो कॉल फ़ोन जो है उसके लिए हमने इसको अलाउ करना है। मैसेज सेंड करना है तो सेंड एसएमएस की परमिशन इसको देनी है। लोकेशंस क्योंकि उसने रीड करनी है, तो वो हमने ये दो लोकेशंस, कोर्स लोकेशन और फाइन लोकेशन की हमने ऐड करवाई है। इसके बाद एप्लीकेशन का हमारे पास एप्लीकेशन का ओवरऑल कंट्रोल जो एलिमेंट है वो ये है। इसमें हमने आइकॉन के नाम से जो हमने इसका इंस्टॉलेशन आइकॉन होगा वो, यानी एप्लीकेशन जब इंस्टॉल होगी तो उसका लोगो ये होगा। उसके बाद इसका टाइटल नेम आएगा, इसकी थीम होगी, और थीम के बाद हमारे पास मेटा डेटा के अंदर मैप, जब भी गूगल मैप एपीआई हमने इस्तेमाल करनी होती है तो उसकी हर एक यूनिक की जो है वो इसमें इंक्लूड होती है। तो ये हमारे पास वो की है एपीआई की। इसकी वैल्यू रीड करने के लिए हमें आरईएस के अंदर जाके वैल्यूज़, तो जब भी हमने मैप का कोई भी काम करना होता है तो हमें मैप के लिए ये एक जो एक्सएमएल फाइल है ये हमारे पास जनरेट होती है हर एप्लीकेशन की सेपरेट। ये एक इसका लिंक आता है, लिंक पे हम क्लिक करें, कंट्रोल प्लस क्लिक करें तो ये हमें ब्राउज़र में ओपन कर देगा, और ब्राउज़र में जब ये ओपन होगी तो हमारे पास एक लिंक अपीयर होगा, एक वेब पेज आ जाएगा गूगल प्लेटफॉर्म का, उस पर हमने इसका क्रिएट करना है। तो इस तरह से हमारे पास गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म जो है इसका हमारे पास एक वेब पेज अपीयर हो गया। अब ये वेब पेज जब अपीयर होगा तो इसमें हमारे पास वो एक हमारे पास फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म में से हमने ये सिलेक्ट करना है कि हमने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। उसके बाद हम उसको प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म पे हमें ये की जो है ये जनरेट होकर मिल जाएगी। इसको हमने कॉपी करके तो वहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब इसको हमने पेस्ट कर दिया है यहाँ पे, तो इसको जैसे ही सेव करेंगे तो उसके बाद इसकी ऑटोमेटिकली मैप की सारी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमारे पास हो जाएंगी। तो हमारे पास ये इसमें डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़, एंड्रॉयड के अंदर आपने जितने भी इंटरफेस क्रिएट करने होते हैं तो उन सब की एंट्रीज जो हैं वो एक्टिविटी टैग के साथ इस एप्लीकेशन में ऑटोमेटिकली होती जाएंगी। इसमें हमने मैनुअली लेबल इसको ऐड किया, नेम इसका बाय डिफ़ॉल्ट ही आ जाता है जो आपने उसका नेम रखा हो, और हमने इसको लेबल जो हैं वो मैनुअली हमने ऐड किए हैं। जिस एप्लीकेशन जिस इंटरफेस को हमने सबसे पहले रन करवाना होता है उसमें इंटेंट फील्डर का ये 4 लाइन्स का कोड हम उसमें ऐड करवा देते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एक्टिविटी सबसे पहले रन होती है। हम सबसे पहले कर रहे हैं स्टार्टर को रन। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं स्टार्टर पे। स्टार्टर हमारे पास एक एक्टिविटी है जिस पे हमने फ्रंट एंड कोई भी चीज़ नहीं बनाई हुई। हमने इस पे फ्रंट एंड कोई भी चीज़ नहीं बनाई हुई। स्टार्टर के हमने बेसिकली बैक एंड पे काम किया है। बैक एंड पे काम ये हमने किया है कि जैसे ही ये इंटरफेस रन होगा, डेटाबेस हेल्पर का एक ऑब्जेक्ट जो है
वो इनिशलाइज़ हो जाएगा, उसको हमने गेट डेटा रीड करवाना है उसमें से, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसको रीडेबल की परमिशन देनी है। अगर डेटा राइट करना हो, अपडेट करना हो, डिलीट करना हो, तो डेटाबेस में गेट राइटेबल डेटाबेस की परमिशन लेनी होती है। अब हमने डेटा ये रीड करना है कि गेट पर्सन करना है, यानी डेटाबेस में जितने भी पर्सन है ना वो गेट करे। अगर तो डेटाबेस में से उसने गेट पर्सन कर दिया है, यानी उसको कोई रिकॉर्ड मिल गया, तो उसकी रिकॉर्ड कर्सर जो है, हमारे पास एक वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट होता है, बेसिकली कर्सर क्लास का एक ऑब्जेक्ट होगा जिसमें जो जो रिकॉर्ड भी मिलेगा उसका रिज़ल्ट और वो डेटा जो है वो कर्सर के अंदर स्टोर होगा। अब कर्सर डॉट गेट काउंट के थ्रू हमें एक इंटीजर वैल्यू जो है वो रिटर्न होगी कि कितने रिकॉर्ड्स कर्सर के अंदर सेव है। अगर तो कोई रिकॉर्ड नहीं तो वो इक्वल्स टू ज़ीरो होगा, तो उसका मतलब ये है कि ये वाला एल्स जो है ये एग्जीक्यूट करे और ये इसको यूज़र की रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे ले जाएगा। और अगर ऑलरेडी कोई यूज़र रजिस्टर्ड होगा तो वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो जाएगा, तो उसका मतलब है कि ऑलरेडी कोई ना कोई यूज़र जो है वो उसमें इंस्टॉल्ड है, यानी कि उसने रजिस्टर किया हुआ है, तो वो उसको मेन एक्टिविटी पे ले जाए। अब रजिस्टर पे आ जाते हैं। तो रजिस्टर हमारे पास एक फ्रंट एंड पे हमने एक फॉर्म बनाया है जिसमें हमने यूज़र को रजिस्टर्ड करवाना है। तो यूज़र की जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं वो हम इस फॉर्म की सूरत में गेट करेंगे, रिसीव करेंगे। अब इसमें एक हमने सबसे पहले तो टाइटल लगाया, टाइटल के बाद एक एडिट टेक्स्ट, दूसरा एडिट टेक्स्ट फ़ोन के लिए, तीसरा एडिट टेक्स्ट एड्रेस के लिए, फिर इमरजेंसी जो कॉन्टैक्ट होगा, उसके बाद मेल और फीमेल जो है ये रेडियो बटन्स लगाए हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक होगा तो वो प्रोसीड करेगा। प्रोसीड करने के लिए हमने जितने फ्रंट एंड पे कंपोनेंट जो थे, यूज़र इंटरफेस कंपोनेंट, वो डिफ़ाइन किए कि हमने ये चीज़ें जो हैं वो लिंक अप करवानी है। उसके बाद डेटाबेस में डेटा हमने भेजना है, तो उसके लिए डेटाबेस हेल्पर का एक ऑब्जेक्ट जो है वो डिक्लेयर कर लिया है। ऑन क्रिएट जो है ये हमारे पास एक हर एक्टिविटी के अंदर 6 से 7 जो हैं वो लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं। ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन स्टॉप, ऑन पॉज, ऑन रिज्यूम, ऑन डिस्ट्रॉय, ये 6 से 7 हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनका काम एक्टिविटी के लाइफ साइकिल को कंट्रोल और मॉनिटर करना होता है। अब इसमें सबसे पहले हमने जितने भी हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमने उनको इनिशियलाइज़ करना है। अब डेटाबेस में क्योंकि डेटा राइट करना है तो हमने गेट राइटेबल डेटाबेस की परमिशन इसको दे दी है। इसके बाद हमने एडिट टेक्स्ट और जितने भी हमारे पास बटन्स हैं उनको हमने फ्रंट एंड के साथ फाइंड व्यू बाय आईडी के साथ हमने उनको लिंक अप करवाना है। फॉर एग्जांपल मैं बटन सेव पे क्लिक करता हूँ तो बटन सेव बेसिकली रजिस्टर का बटन है। अब ये बटन सेव जितने भी हमारे पास फ्रंट एंड पे कंपोनेंट्स होंगे उनको हमने आईडीज़ अलाउ करके तो वो बैकएंड फाइल के अंदर हमने उनको लिंक अप करवा लिया। अब जैसे ही वो बटन कैंसिल पे क्लिक करता है तो वो वापस उसको मेन एक्टिविटी पे ले जाए, और अगर वो बटन सेव पे क्लिक करता है तो हमने उस पर ऐड क्लिक लिसनर लगा दिया सेट ऑन क्लिक लिसनर के थ्रू। अब सबसे पहले तो ये डेटा रीड करेगा जो भी टेक्स्ट इनपुट फील्ड है डॉट टेक्स्ट लगा के वो उसको रीड करेगा, और जो भी वैल्यू उसको मिली है टू स्ट्रिंग के थ्रू वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। इसके बाद हमने इस पर वैलिडेशन लगानी, ये चेक किया है कि रेडियो बटन, अगर तो रेडियो बटन मेल सेलेक्टेड है तो जेंडर जो है स्ट्रिंग उसमें मेल स्टोर करे, और अगर उसने जेंडर जो है वो नहीं चेक तो फिर वो जेंडर इक्वल्स टू फीमेल कर दे, यानी स्ट्रिंग जो है जेंडर उसमें फ़ीमेल स्टोर हो। इसके बाद हमने सारी वैलिडेशन लगा दी है। वैलिडेट ये किया है कि जितनी इनपुट्स हमें रिसीव हुई थी एडिट टेक्स्ट से या एडिट टेक्स्ट नेम से, फ़ोन से, एड्रेस से, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट से, तो वो चेक करे कि वो एम्प्टी तो नहीं, अगर एम्प्टी है तो वो उधर ही सेट एरर रिक्वायर्ड का जो है वो उधर डिस्प्ले करे, और रिक्वेस्ट फोकस के थ्रू रिक्वायर्ड जो भी हमारे पास इन एडिट टेक्स्ट फील्ड होगी वहाँ पे वो उसको कर्सर को ब्लिंक करवाएगा, यानी कंट्रोल जो है वो वापस उधर ले जाएगा। और अगर कोई भी एरर नहीं आता तो हमने यूज़र क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है। यूज़र हमारे पास जो है वो एक मॉडल क्लास है यूज़र के नाम से। मॉडल क्लास क्या होती है, जब भी हमने डेटाबेस हमने किसी भी एप्लीकेशन के अंदर रियल टाइम वर्ल्ड का डाटा जो है वो कोई रियल वर्ल्ड की किसी एंटिटी का डाटा मॉनिटर करना है या मैनिपुलेट करना है या उसको प्रोसीड करना है, तो फिर हमने एक क्लास बनानी होती है, उसमें उसका रिक्वायर्ड जो भी डेटा हमने एप्लीकेशन में इस्तेमाल करना है उतने उसके डेटा मेंबर्स बना के उसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ये हमने बनाने होते हैं।
और इसके बाद हमने इसको मेंबर मेथड जो है वो डिफ़ाइन करने होते हैं, लाइक दैट गेटर और सेटर्स। हर एक ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर के लिए एक गेटर का फंक्शन और एक सेटर का फंक्शन जो है वो हमारे पास होता है। तो ये हमारे पास मॉडल क्लास थी। मॉडल क्लास के बाद वापस आ जाते हैं रजिस्टर पे। रजिस्टर फाइल में हमने सारा जो भी डेटा था वो हमने यूज़र क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया। नेक्स्ट हमने डेटाबेस हेल्पर को में एक चेक फ़ोन के नाम से मेथड बनाया है, उसको हमने भेज दिया यूज़र का फ़ोन कि क्या वो चेक करे डेटाबेस में ऑलरेडी उस फ़ोन नंबर के साथ कोई और यूज़र तो नहीं रजिस्टर्ड, और अगर ये रजिस्टर है तो उसको ऑटोमेटिकली जो है कर्सर काउंट यानी कि कर्सर में रिकॉर्ड्स की तादाद जो है वो 0 से ग्रेटर हो जाएगी, तो वो एरर डिस्प्ले करेगा चेंज योर फ़ोन नंबर। और अगर वो फ़ोन नंबर ऑलरेडी सिस्टम में स्टोर नहीं है तो वो सेव यूज़र के नाम से एक और मेथड है, वो उसको कॉल करवाए जो कि डेटाबेस हेल्पर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। वहाँ पे हमने इसको डिफ़ाइन किया है, यूज़र का सारा डेटा वहाँ पे वो एक क्वेरी एक कलेक्शन के अंदर पुट करेगा और वापस उसको भेज देगा। हम इसको अभी कर ही लेते हैं। ये हमारे पास सेव यूज़र का फंक्शन है, सेव यूज़र को रिसीव हुआ है यूज़र ऑब्जेक्ट। कंटेंट वैल्यूज़ का इसने एक ऑब्जेक्ट बनाया, उससे पहले उसने SQLite डेटाबेस की एक ऑब्जेक्ट डेटाबेस बनाया। वैल्यू सारी जो है वो उसने पुट कर दी डबल कोटेशन में। इसने सबसे पहले तो उसको कॉलम बताना है कि उस टेबल के अंदर कॉलम हेडर क्या होगा, यानी कॉलम का नाम क्या होगा, और फिर उसमें डेटा कौन सा स्टोर करना है। ये स्टोर करने के बाद इसने डेटाबेस डॉट इंसर्ट का टेबल जो है इंसर्ट का मेथड चलाया, और इसमें इसने बताया है कि ये टेबल कौन सा होगा जिसमें इसने डेटा स्टोर करना है। और इसके बाद वैल्यूज़, क्योंकि वो कंटेंट वैल्यूज़ में थी तो वो उसने पुट कर दी। अब इंसर्ट मेथड जो है इसने रिटर्न करना है, या तो अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर कर दी है तो उसने उसकी आईडी रिटर्न करनी है, और अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं हुआ तो -1 रिटर्न करना है। सर ये सवाल पूछ सकते हैं कि -1 किस सूरत में रिटर्न करेगा, या अगर डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं हुआ तो क्या वैल्यू रिटर्न होगी, तो वो -1 रिटर्न होती है। अगर कोई भी डेटा अपडेट किया जा रहा है, डिलीट किया जा रहा है या सेव किया जा रहा है इंसर्ट के थ्रू, तो फिर -1 इस सूरत में रिटर्न होता है कि अगर उसने डेटा उस क्वेरी के अकॉर्डिंग सेव इंसर्ट नहीं किया, अपडेट नहीं किया या डिलीट नहीं किया, और अगर कर दिया तो फिर उसकी उतनी रिकॉर्ड आईडीज़ जो हैं वो रिटर्न होती हैं। और जो वैल्यू रिटर्न हुई है वो हमने लॉन्ग वेरिएबल में स्टोर कर दी, और लॉन्ग वेरिएबल को हमने रिटर्न कर दिया कि वो जहाँ पे इसको कॉल करवा रहा है वहाँ पे इसको रिटर्न कर दे, और उसको हमने रिज़ल्ट में स्टोर कर दिया। अब अगर तो रिज़ल्ट में -1 रिटर्न होकर स्टोर हुआ है तो फिर हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे कि रजिस्ट्रेशन जो है वो फेल हो चुकी है, और अगर वो -1 के अदर देन कोई भी वैल्यू होगी तो उसका मतलब है डेटाबेस में डेटा सक्सेसफुली सेव हो गया, तो यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड कर चुके हैं, तो वो वापस उसको मेन एक्टिविटी पे लेंगे। इसमें लॉगिन की ज़रूरत नहीं थी, तो लॉगिन जो है वो हमने नहीं बनाया। लॉगिन की जगह पे हमने स्टार्टर की एक बनाई है। स्टार्टर की सबसे पहले रन होगी, वो डेटाबेस में ये चेक करेगा कि डेटाबेस में कोई रिकॉर्ड है या नहीं। अगर तो डेटाबेस में रिकॉर्ड नहीं है तो वो उसको रजिस्टर फॉर्म जो है वो अपीयर कर देगा, और अगर उसमें कोई भी यूज़र जो है वो रजिस्टर्ड है तो ऑटोमेटिकली वो उसको मेन एक्टिविटी पे ले जाएगा। अब आ जाते हैं मेन एक्टिविटी पे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो मेन एक्टिविटी का ही रोल है। तो मेन एक्टिविटी के ऊपर हमें हमने सबसे पहले तो डैशबोर्ड के नाम से एक टेक्स्ट व्यू लगाया है, यानी कि टाइटल लगाना था तो उसके लिए हमने ये लगा दिया। उसके बाद हमारे पास एक पैनिक अलर्ट का बटन है, एक कॉशियस का बटन है, एक सेंड स्टेटस का बटन है, और एक अपडेट प्रोफाइल का बटन है। अपडेट प्रोफाइल पे अगर क्लिक करता है तो ये हमने ऑन क्लिक के थ्रू फ्रंट एंड पे ही इसको एक मेथड जो है वो कॉल करवाया है, और अपडेट प्रोफाइल पे ये आ गया। अपडेट प्रोफाइल जो है ये भी रजिस्टर की तरह ही सारा काम कर रही है, इसमें सारी फील्ड्स तकरीबन उसी तरह से ही हैं। अब सारी वही हैं। अब उसके अकॉर्डिंग अपडेट प्रोफाइल पे आ जाते हैं। हमने डेटा क्योंकि फॉर्म के थ्रू एक फॉर्म बनाया, तो फॉर्म में वो डेटा जो है वो डिस्प्ले करना है, और डिस्प्ले करके जो भी उसमें नई अपडेट्स होंगी वो रिसीव करनी है। रिसीव करने के बाद हमने उसको डेटाबेस में स्टोर करवाना है। तो डेटाबेस हेल्पर का ऑब्जेक्ट बनाया, और एक हमने इंटीजर वेरिएबल जो है यूज़र आईडी के नाम से बना लिया।
अब सबसे पहले हमें डेटा क्योंकि अपडेट करना है, तो अपडेट के लिए हमें राइटेबल परमिशन की गेट राइटेबल डेटाबेस परमिशन की ज़रूरत होती है। हमने उसको इनिशियलाइज़ कर दिया। इसके बाद हमने सारी एडिट टेक्स्ट फील्ड्स को, बटन्स को, इनको हमने इनिशियलाइज करवा दिया या फाइंड व्यू बाय आईडी मेथड के थ्रू। अब हमने एक मेथड कॉल किया है जिसका नाम है डिस्प्ले यूज़र डिटेल्स। तो ये डेटाबेस में गेट पर्सन वाले फंक्शन को कॉल करवाएगा। अब डेटाबेस में क्योंकि एक ही सिर्फ यूज़र की इन्फॉर्मेशन होगी, तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन को रीड करके लेके आएगा। और कर्सर में रिकॉर्ड की तादाद अगर तो ग्रेटर दैन 0 है, तो उसका मतलब है रिकॉर्ड मिल गया। तो फिर ये इफ़ के थ्रू मूव टू नेक्स्ट, कर्सर के अंदर जो उसका कंट्रोल है उसको फर्स्ट रिकॉर्ड पे लेके आएगा और उसकी सारी इन्फॉर्मेशंस को ये रीड करके स्टोर कर दे, डिस्प्ले करवा देगा। यूज़र आईडी में यूज़र आईडी जो भी उसकी 0 इंडेक्स पे होगी, उसके बाद इसका नेम, जेंडर, फ़ोन, ये सारी चीज़ें जो हैं ये करवा देगा। अब हमारे पास जेंडर जो है, इसमें रिकॉर्ड स्टोर हो गया जेंडर कॉलम जो कि 3rd नंबर पे है। अब उसके अकॉर्डिंग इसने ये चेक करना कि जेंडर इक्वल्स टू मेल है, तो वो क्या करे, रेडियो बटन मेल को चेक लगा दे। और अगर वो मेल सिलेक्टेड नहीं है तो फिर उसके अकॉर्डिंग, यानी जो डेटाबेस में वैल्यू पड़ी है जेंडर की, वो मेल नहीं है तो वो फीमेल को चेक लगा देगा। जब ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी तो वो उसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन को चेंज करके जैसे ही अपडेट के बटन पे क्लिक करेगा, तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दोबारा नए सिरे से रीड होगी। रीड होने के बाद दोबारा से वैलिडेट होगी, कोई इनपुट फील्ड जो है वो एम्प्टी तो नहीं, और अगर एम्प्टी नहीं है तो सारी वो यूज़र ऑब्जेक्ट के में इनिशियलाइज़ करवाने के बाद उसमें सारी वैल्यू स्टोर हो जाएंगी और ये 1 बाय 1 जो है डेटा जो है वो भेज दिया जाएगा अपडेट यूज़र को। अपडेट यूज़र का मेथड भी डेटाबेस हेल्पर फाइल के अंदर स्टोर है। इसमें इंटीजर आईडी एक आएगी जिसके थ्रू इसने डेटाबेस के रिकॉर्ड में वो वैल्यूज़ जो हैं सारी वो अपडेट करनी है, जो भी वैल्यू अपडेट की जाएगी। और अगर वहाँ पे अपडेट्स के दौरान जो भी वैल्यू जनरेट होती है, यानी अगर रिकॉर्ड अपडेट नहीं होता उस पर्सन का, तो वो -1 रिटर्न करेगा, और अगर हो गया तो वो उसकी आईडी रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे हमने ये वेरीफाई कर लिया कि -1 तो नहीं, अगर -1 ना तो प्रोफाइल अपडेट फेल्ड आ जाएगा, और अगर -1 के अलावा कोई भी वैल्यू रिटर्न हुई है तो वो उसके अकॉर्डिंग प्रोफाइल सक्सेसफुली अपडेटेड मैसेज करके तो वापस उसको मेन एक्टिविटी पे ले जाएगा। तो वो उसको वापस मेन एक्टिविटी पे ले जाएगा। अब हमारे पास फाइल आ जाती है मेन एक्टिविटी की। तो मेन एक्टिविटी पे हमारे पास जो है, हमारे पास 4 बटन हैं। अपडेट प्रोफाइल को हम देख चुके हैं। अब पैनिक अलर्ट क्या करेगा। पैनिक अलर्ट, काशियस अलर्ट और सेंड स्टेटस में एक चीज़ कॉमन है कि तीनों पे जब भी क्लिक किया जाएगा तो वो किसी ना किसी नंबर पे, जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है उसके ऊपर वो मैसेज सेंड करेगा, SMS सेंड करेगा, जो भी डिवाइस है, डिवाइस की डिफ़ॉल्ट, जैसे ही वो पैनिक पे क्लिक करता है तो एक ऑटोमेटिकली जो फंक्शन है वो कॉल होगा। तो सबसे पहले तो हमने 4 बटन जो हैं उसके अकॉर्डिंग, बटन्स के अकॉर्डिंग हमने उसको 3 हमें बटन्स रिक्वायर्ड थे, तो हमने 3 बटन्स के अकॉर्डिंग जो है पैनिक अलर्ट, सेंड स्टेटस और काशियस के अकॉर्डिंग जो है वो कर दी है। इनको इनिशियलाइज़ करवाना है हमने ओन क्रिएट के अंदर, हमने इनको डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को भी और इनको भी इनिशियलाइज़ करवा दिया। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो हमने इनको कर दिया है फॉल्स, यानी कि अनेबल जो है वो हमने फॉल्स कर दी है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमारे पास जो है वो ट्रू ही होता है, लेकिन हमने इनको फॉल्स कर दिया, यानी कि ये क्लिकेबल नहीं रहेंगे। अब क्लिकेबल ये सिर्फ तब होंगे जब इसको इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो मिल गया। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट ये डेटाबेस में गेट पर्सन करेगा। अगर पर्सन उसको मिल जाता है तो वो उसका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर जो भी है उसको वो गेट करके इस स्ट्रिंग को वो इनिशियलाइज़ करवा देगा, जो कि हमने एज अ डेटा मेंबर जो है वो इसमें डिक्लेयर की हुई है। जब ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो है SMS जो इसकी फंक्शनलिटी है वो हमने अनेबल कर दी है। ये हमारे पास इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए।
अपडेट प्रोफाइल पे अगर क्लिक करेगा तो ये मेथड कॉल होगा और वो उसको अपडेट प्रोफाइल पे ले जाएगा। अब यहाँ पे मैसेज ऑन सेंड मैसेज के नाम से हमारे पास एक मेथड है। अब मैसेज सेंड हमेशा इस सूरत में किया जा सकता है डिवाइस के थ्रू जब आपने इसकी परमिशन जो है वो आपने इसमें ऐड करवाई हुई हो। सेंड एसएमएस के नाम से इसकी परमिशन थी, वो हमने इसमें ऐड करवाई तो सिर्फ ये मैसेज तभी सेंड कर सकते हैं। तो उसको सेंड करने के लिए रिक्वायर्ड है कि हमने एक पहले इसकी परमिशंस हमने देनी है कि इस एप्लीकेशन को एसएमएस सेंड करने की परमिशन है कि नहीं। हमने उस परमिशंस के लिए रन टाइम पे परमिशंस जो हैं वो ऐड करवाई, उसकी जो कोड था वो हमने गूगल से उठाया और उसके अकॉर्डिंग हमने गूगल डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हमने वो ऐड कर दिया। अब ये इसकी रन टाइम परमिशन है कि अगर इसको परमिशन नहीं मिलती रन टाइम पे एप्लीकेशन को चेक नहीं किया हुआ यूज़र की तरफ से तो वो रन टाइम पे उससे अलाउ है। समटाइम होता है कि हम कोई भी नई एप्लीकेशन इंस्टॉल करें तो वो कॉन्टैक्ट्स की, कैमरा की, स्टोरेज की, गैलरी की परमिशन जो है वो लेता है, तो उस तरह से हमने इसको परमिशन अलाउ करनी है। अब इसमें दूसरी जो बड़ी चीज़ इस्तेमाल हुई है वो लोकेशन की है, तो लोकेशन के लिए भी वो डिवाइस की पहले लोकेशन को एक्सेस करेगा। तो जैसे ही ऑन सेंड मैसेज पे वो क्लिक करता है तो उसको वो कॉन्टैक्ट नंबर पास करेगा और कॉन्टैक्ट नंबर के अलावा एक तो नंबर पास किया जाएगा जो भी इमरजेंसी का, और उसके बाद उसको मैसेज बॉडी पास की जाएगी और वो उसके अकॉर्डिंग जो है मैसेज सेंड कर देगा उस नंबर पे। और सेंड के लिए हमारे पास ये एसएमएस मैनेजर का हमारे पास ऑब्जेक्ट एक क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज़ कर लिया। इनिशियलाइज़ करने के बाद हमने एसएमएस मैनेजर डॉट सेंड टेक्स्ट मैसेज का वो मेथड कॉल करवाना है और उसका वो मैसेज नेक्स्ट जो है वो पास हो जाएगा। अब इसके लिए हमारे पास है बटन्स। अगर तो पैनिक अलर्ट पे क्लिक करता है तो पैनिक अलर्ट की हमने डिफ़ॉल्ट बॉडी जो है वो बनाई हुई है। यहाँ पे पैनिक अलर्ट पे क्लिक करता है तो ये जस्ट ऑन सेंड मैसेज को एक तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भेजे और साथ आई एम इन ट्रबल समथिंग वेंट रॉन्ग, यानी कि जो है वो उसको कोई प्रॉब्लम हो सकती है। ये अकॉर्डिंग टू फाइनली द प्रोजेक्ट की जो मेन डॉक्यूमेंटेशन थी ये उसके अकॉर्डिंग है, तो वो उसको मैसेज भेज देगा जो भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है। और अगर ये क्लिक करता है बटन कॉशियस पे तो बटन कॉशियस का मतलब ये है कि वो जिस भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट के लिए वो उसको भेज रहा है वो उसको ये बताए कि प्लीज़ वो स्टे अलर्ट रहे, मुझे किसी भी वक्त जो है वो ज़रूरत पड़ सकती है हेल्प की। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो है आई एम सस्पिशियस अबाउट समथिंग, और उसके बाद वो मैसेज कर रहा है, मैसेज जो उसको मिलेगा वो प्लीज़ कीप योर मोबाइल इन योर हैंड एंड एक्टिव। और थर्ड जो हमारे पास रिक्वायरमेंट थी वो ये है कि सेंड स्टेटस पे जब भी क्लिक हो तो वो उसके अकॉर्डिंग गूगल मैप लोकेशन जो है वो उसको सेंड करे। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ा लंबा, और वो ये है कि हमें कोड फ्यूज़ बेसिकली इसकी डिवाइस की लोकेशन एक्सेस करने के लिए फ्यूज़ लोकेशन प्रोवाइडर क्लाइंट जो है ये एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमें डिफ़ाइन करना पड़ा है। ये गूगल मैप एपीआई का ही प्री डिफ़ाइंड क्लास है, उसका हमने ऑब्जेक्ट डिफ़ाइन किया। लेट लॉन्ग की यानी लैटीट्यूड लॉन्गिट्यूड का एक ऑब्जेक्ट होता है म्यूचुअल, तो वो हमने उसको भी एक ऑब्जेक्ट जो है वो हमने इनिशलाइज़ कर लिया। इसके बाद ऑन इनिशलाइजेशन के अंदर ऑन क्रिएट के अंदर आके हमने इसको इनिशलाइज़ किया। इनिशलाइज़ करने के बाद हमने इसको कुछ परमिशन जो है रन टाइम पे वो उसको देनी है, तो उनकी परमिशन जो है वो हम यहाँ पे देंगे। ऑन स्टार्ट पे ये भी एक्टिविटी का लाइफ साइकिल मेथड होता है सेकंड। हर एक्टिविटी में सबसे पहले तो ऑन क्रिएट के थ्रू रन इनिशलाइज़ होना होता है और उसके बाद ऑन स्टार्ट होता है तो वो रन होती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसने रन टाइम पे परमिशन चेक की कि इसको परमिशन है तो ये गेट लोकेशन करे, और अगर इसको परमिशन ग्रांटेड नहीं है तो फिर ये आस्क लोकेशन परमिशन करे। तो ये परमिशन रन टाइम परमिशन का जो कोड है ये है हमारे पास। और इसके बाद सेकंड जो है वो गेट लास्ट लोकेशन, डिवाइस की लोकेशन गेट करने के लिए ये प्री डिफाइंड मेथड होता है गेट लास्ट लोकेशन। इसके थ्रू उसने वंस अगेन परमिशन चेक की, और अगर परमिशन मिल गई है तो नेक्स्ट इसने डेटाबेस उसका जो है टास्क मैप लोकेशन के अकॉर्डिंग इसने गेट करके तो इसको इनिशलाइज़ हमने कर लिया ये।
ऑब्जेक्ट जो लेट लॉन्ग बनाया था उसमें हमने लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पुट कर दिया और उसके अकॉर्डिंग ये हमने टेस्टिंग के लिए लिखा था। और अगर नहीं होगा तो वो बताएगा कि लोकेशन जो है वो उसको नहीं मिली तो वो वाज नल है। और ये रन टाइम रिक्वेस्ट परमिशन के लिए हमारे पास ये इसके प्री डिफाइंड थे, ये हमें रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये इस एप्लीकेशन का सारा कोड था ओवरव्यू।